हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो ये अपना दूसरा लेक्चर है। वापस से कनेक्ट करते हैं चीज़ों को। तो जैसा कि मैं बोला था कि जब भी चार्ज चलता है तो करंट बनता है। और जब कंडक्टर में करंट चलता है तो अपने आप नहीं चलता है, उसको चलाने के लिए हमें बैटरी लगाना पड़ता है। बैटरी लगा के क्या किया गया था कि बैटरी कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा लगा के उसको ड्रिफ्ट कराता है, जिसकी वजह से करंट बनता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या बैटरी लगाने से पहले कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन नहीं थे क्या, तो यस थे। क्या मोशन में नहीं थे क्या, थे। फिर भी करंट क्यों नहीं था, क्योंकि वो मोशन काम का नहीं था, वो मोशन फर्जी था, रैंडम था, इसलिए वहां पे कोई नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, तो करंट भी नहीं बनता है। ओके, ये सब बातें हो गई है। अब हम बेसिकली बात करें अपना कंडक्टर में करंट को लेके, तो ठीक है। उसकी क्या वैल्यूज होंगी, उस पर क्या क्या न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, हम लोग उसकी बातें करते हैं, चलिए। तो बेटा आपके सामने एक कंडक्टर है और इसमें देखिए, अगर हमें करंट चलाना है तो बैटरी लगाना पड़ेगा। ये मान लो बेटा एक बैटरी है जिसका वोल्टेज V है। ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। इधर पॉजिटिव सेट होगा, इधर नेगेटिव सेट होगा। तो इलेक्ट्रॉन देखिए दिखाया गया है, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। किस वेलोसिटी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो इसमें करंट जाएगा राइट में, कुछ आई मान लेते हैं। बेटा इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब देखिए ये क्रॉस सेक्शन एरिया होता है इसका। इसको ए बोलते हैं बेटा, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ये। ओके। तो इसमें जो करंट की वैल्यू आती है बेटा, उसको दिया जाता है आई बराबर एन ई ए वी डी से। इसमें एन फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ए एरिया क्रॉस सेक्शन है, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ध्यान दीजिएगा, इसमें ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है जिसकी वैल्यू 1.6 10 के पावर माइनस 19 होता है। बेटा इसको लिखने के बहुत सारे और भी तरीके, जैसे इस आई को लिख सकते हो। कई बार टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये बेटा स्मॉल एन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको लिख सकते हो ऐसे भी। इसमें ये वॉल्यूम है, और वॉल्यूम को आप और क्या लिख सकते हो, एरिया इंटू लेंथ, ई ए वी डी। और बेटा एरिया से एरिया कैंसिल कर दो, तो यहीं से आप आई को लिख सकते हैं एन बाई एल ई वी डी। तो कहने का ये मतलब बेटा, ये जो एन देख रहे हो ना, कैपिटल एन, ये ये टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये टोटल नंबर है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जबकि स्मॉल एन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन, इसको फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं। इसमें कौन सी ध्यान रखिएगा, जो ये लिखा है ना एन बाई एल, इसको तुम पढ़ोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट लेंथ। इसको पढ़ेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट लेंथ। तो सवाल में अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि आपको इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, मतलब कभी टोटल नंबर देगा, कभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम देगा, अभी आपको इलेक्ट्रॉन पर यूनिट लेंथ देगा। जो आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हो ना बेटा, ये पर यूनिट वॉल्यूम होता है इलेक्ट्रॉन। ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जो दिया रहेगा उसमें इंफॉर्मेशन रख लीजिएगा। ओके, तो फॉर्मूला याद रखना है, आई बराबर एम ई ए बी डी। बेटा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। चलिए, अब इस फॉर्मूले को लेके बेटा हम लोग, ये फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा है, यहाँ से वी डी को क्या लिख सकते हो, आई बाई एन ई ए। ये एरिया होता है, तो बेटा एरिया को आप लिख सकते हो, क्रॉस सेक्शन को, पाई आर स्क्वायर। और बेटा यहीं पे रेडियस को आप क्या लिख सकते हो, रेडियस बराबर होता है डायमीटर बाई 2। डायमीटर के टर्म में भी आप लिख सकते हैं। और वो तो सवाल पे डिपेंड करेगा ना कि हमें इन्फॉर्मेशन कैसा दिया है। लेकिन याद करिए, लास्ट क्लास में आपने वीडी का एक और फॉर्मूला पढ़ा था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में या पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में। देखिए दोनों फॉर्मूला वीडी का ही है, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ही है। मैं आपसे पूछूं कि इसमें कौन सा फॉर्मूला सही है, तो क्या आंसर होगा आपका, दोनों सही है भाई। लेकिन जब दोनों सही है तो मुद्दा ये आता है कि कब कौन सा लगा है, तो बेटा वो सवाल पे डिपेंड करेगा। देखिए, जब आपको देगा करंट कौन से, इसको आप जानते हैं कब लगाइएगा, जब आपको देगा करंट कौन से, इसको तब लगाइएगा एट कांस्टेंट करंट। जब भी आपको सवाल में कुछ भी चेंजेस करेगा एट कांस्टेंट करंट, तब आपको ये वाला लगाना है। और ये कब लगाइएगा, जब आपको कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेगा। ठीक है,
कई बार होता है बेटा, एक ही चीज के बहुत सारा फॉर्मूला होता है, तो जब आपसे कोई चीज उसमें से चेंज करके पूछेगा ना तो आपको कंडीशन दे देगा किस कंडीशन पे वो चेंज कर रहे हैं। जैसे करंट कांस्टेंट रखते हुए चेंज कर रहे हैं तो आई बाई एन ये लगा लेना, ठीक है। उसी तरह वोल्टेज की बात करेगा तो दूसरा वाला लगा लेना। चलिए इसके सपोर्ट में एक मैं आपको एग्जांपल कराता हूँ, पढ़िए। कह रहा है एक यूनिफॉर्म वायर है जिसका डायमीटर डी है, उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी है। कह रहा है बेटा अगर सेम करंट फ्लो करे और d/2 के डायमीटर में तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होगा। जैसा कि मैं बोला बेटा ना, इशारा मिल चुका है। इशारा क्या है, सेम करंट मतलब आई सेम है। तो बेटा अगर आई सेम है तो कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, आई बाई एन ए वाला। अब एरिया को बेटा कैसे लिखोगे, इसमें देखो ये एरिया की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एक गिवन कंडक्टर के लिए आई तो दे रखा कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट रहेगा, ए पे डिपेंड करेगा। और एरिया को बेटा लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर, और इसको अगेन आप लिख सकते हो पाई, रेडियस को लिख सकते हो डायमीटर बाई 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डायमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा डायमीटर के स्क्वायर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको इक्वेशन बनाना चाहोगे तो क्या लिखोगे, शुरू का वी डी अपॉन बाद का वी डी बराबर बाद का डायमीटर अपॉन इनिशियल का डायमीटर का स्क्वायर। बेटा सीधे बोल सकते हो, अगर इसको तुम हाफ करोगे तो ये डबल होता, लेकिन इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, ये हाफ करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर, तो ऊपर चला जाएगा 4 का फैक्टर, तो आंसर कितना हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए इसे मेरा क्वेश्चन क्या है। मान लो बेटा अगर यही सेम चेंजेस, मतलब यही डायमीटर में जो चेंज है, अगर मान लीजिए एट कांस्टेंट अगर वोल्टेज किया होता तो क्या होता, एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, तो बताओगे कौन सा फॉर्मूला लगाते, यस तब आप लगाते इसमें ये दूसरा वाला फॉर्मूला E2/m, कितना लिखते हैं V/L। बेटा ध्यान दीजिए ये डायामीटर पे डिपेंड ही नहीं करता है, ठीक है। मतलब अगर ये चेंज अगर आप कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस पे करेंगे ना तो वीडी पे कोई असर ही नहीं पड़ेगा, मतलब इसका आंसर वही रहेगा, क्या बोलते हैं, ये अपना भी ही रहेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें आंसर वही रहेगा, भी ही आ जाएगा। ये आपने जेई में पूछा हुआ है ये वाला, कर लेंगे ना। तो अच्छे से पढ़ लेना भाई कि कौन सा क्या कंडीशन आपको दे रखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए जब किसी कंडक्टर में करंट चलता है ना तो इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हर हर पोजीशन पर होता है, पूरे सर्किट में होता है, जहां भी वायर्स होते हैं हर पोजीशन पे होता है। जैसे मान लो बेटा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मान लीजिए मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन इंटर किया तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर जाएगा। अब मुद्दा ये आता है कि ये इलेक्ट्रॉन का इनकमिंग होना और आउट गोइंग होना कम ज्यादा होता है कि बराबर होता है। देखिए आंसर ये है, इसको याद ये रखिएगा, किसी भी कंडक्टिंग वायर के एक जगह पे जितने इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इंटर किया, बेटा यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर चला जाएगा, मतलब ये, और ये सेम टाइम पर होगा। एक मोमेंट पे जितना इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा उसी मोमेंट पे किसी दूसरी जगह से उतना ही इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा, ठीक है। और ये सेम इंस्टेंट पे होता है। अरे ऐसे आप समझिए, जैसे मान लो बेटा, क्योंकि देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन की जो पैकिंग होती है ना बहुत ज्यादा होती है, इसकी संख्या बहुत ज्यादा, पूरा भीड़ भाड़ होता है। आप ऐसे समझिए, मान लो एक पाइप है बेटा, ट्रांसपेरेंट पाइप है, ऐसे मान लो कि कुछ इसे बॉल भरे हुए हैं, 2 3 मान लीजिए 4 बॉल है। देखिए अगर आप एक बॉल इधर से इसके अंदर डालेंगे तो उसी मोमेंट दूसरा बॉल यहाँ से गिर जाएगा, हमेशा इसमें 4 का 4 ही इसमें बना रहेगा, तो इसको अल्टीमेटली न तो एक भी बॉल का लॉस हुआ न गेन हुआ, और बॉल का आना और जाना सेम इंस्टेंट पे हुआ है। इसी तरह यहाँ भी कंडक्टर में भी यही होता है, एक एंड पे कंडक्टर के बेटा, एक एंड पे ना जितना इलेक्ट्रॉन, मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर 10 इलेक्ट्रॉन अंदर गया है ना, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर चला, और सेम टाइम पे होता है। इसे दो बातें लेके निकल के आती है, ठीक है, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है। पहला है कि करंट कैरिंग कंडक्टर हमेशा न्यूट्रल होता है। बेटा कोई भी चीज चार्ज कब होता है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन का एक्सेस या डिफिशियंसी। अरे जिसमें तो कोई फायदा नुकसान इलेक्ट्रॉन का हुआ ही नहीं, जितना आया उतना ही निकल गया, अल्टीमेटली कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई एक्सेस नहीं हुआ, इसलिए वो कंडक्टर न्यूट्रल ही रहता है। दूसरा क्या है इसमें कि देखिए करंट का जब हम डिफाइन करते हैं ना तो ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि एक पर्टिकुलर जगह से जितना जितना रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटर होगा, ये बोलिए एक पर्टिकुलर जगह पे जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा उतने ही जगह
उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह से बाहर जाएंगे। बेटा ये सेम टाइम पर होगा। इसका मतलब ये समझिए कि अगर एक तार है ना, तो बेटा इसमें क्रॉस सेक्शन क्या है उससे फर्क नहीं पड़ेगा करंट को। किसी भी एक जगह पे जो करंट होगा उसी मोमेंट पे दूसरी जगह पे आप देखोगे तो करंट भी वही होगा। ठीक है, चलिए इसको मैं समझाता हूँ एक बेटर एग्जांपल लेके। जैसे आपके सामने बेटा बनाया गया है। चलिए बेटा इसको मैं समझने की कोशिश करिए। सॉरी। बेटा एक वायर है और इस वायर में जानते क्या करते हैं, मान लीजिए करंट सेट हो गया इसमें और ये दो पोजीशन, बैटरी मान लीजिए एक लगा हुआ है। बेटा दो पोजीशन लेते हैं, पहला दूसरा। बेटा यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है, मान लीजिए इधर 10 इलेक्ट्रॉन गया तो 10 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ भी बाहर जाए। तो बेटा क्रॉस सेक्शन बराबर है तो यहाँ सीधे सीधे बोल सकते हैं कि दोनों जगह पे करंट क्या होगा, बराबर होगा। करंट बराबर आप लोगों ने पढ़ा ही है, एक तो फॉर्मूला होता है NeAVD। अगर आप इससे भी लगाओगे ना तब भी आप बोलोगे कि दोनों जगह का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा वो क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन का सेम। मतलब इलेक्ट्रॉन में जो करंट यहाँ होगा बेटा पहले जगह पे वही यहाँ भी होगा, और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ होगी पहले पोजीशन पे वही यहाँ भी होगा। तो एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के हर पोजीशन पे करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम होगा, ये बात बड़ा आसानी से समझ में आता है। दिक्कत कहाँ होती है ना, जैसे मान लो बेटा ये तार है, इसमें देखो क्रॉस सेक्शन सेम नहीं है। जैसे मान लो यहाँ कुछ अलग एरिया है और दूसरा पॉइंट यहाँ ले लो, यहाँ कोई दूसरा एरिया है। जब मैं बच्चों से पूछता हूँ बताओ बेटा यहाँ पे करंट I1 और यहाँ के करंट I2 में क्या रिलेशन होगा, कौन कम होगा, ज्यादा होगा या बराबर होगा। तो बच्चे क्या करते हैं ना, तो आंसर गलत बोल देते हैं। आंसर गलत ये बोलते हैं, कुछ लोग लगता है कि I1 ज्यादा होगा, कुछ लोग लगता है I2 ज्यादा होगा। जबकि देखिए इसका रियल आंसर ये है कि I1 बराबर I2। बच्चे गलती क्या करते हैं, देखिए गलती के लिए ना ये वाला फॉर्मूला वो सबको याद रहता है, ये सब लगा लेते हैं I बराबर NeAVD। तो बच्चों को लगता है कि एरिया ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा होगा, जबकि ये गलत कॉन्सेप्ट है। फॉर्मूला तो सही है बेटा, किसी फॉर्मूले में अगर दो चार पैरामीटर आ रहे हैं ना तो इसका मतलब ये नहीं कि एक दूसरे पर डिपेंड ही करते। अरे जब डेंसिटी बराबर लिखते हो मास में वॉल्यूम, तो डेंसिटी मास पे डिपेंड थोड़ी ना करता है। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो देखिए फिर आता है कि एरिया का इम्पैक्ट हो कहाँ पे रहा है। तो आज के बाद से आपको याद ये रखना है कि बेटा पाइप पतला हो चौड़ा हो, हर जगह करंट सेम होगा। मतलब वायर कहीं पे पतला हो कहीं पे चौड़ा हो, करंट सेम होगा। ये बहुत बार पूछा अपने एग्जाम में भी। वो इसलिए सेम होता है कि बेटा हर मोमेंट पे हर पोजीशन पे कंडक्टर के जितना इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा ना उतना ही वहां से बाहर भी जाएगा। तो जब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज सेम है, हमें एरिया में थोड़ी इंटरेस्ट है, अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज सेम है तो करंट भी तो सेम ही होगा। तो देखिए एरिया का जो इम्पैक्ट होता है ना बेटा वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे जाता है। मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये मतलब आप ऐसे समझिए, अगर करंट सेम है बेटा ना, तो इलेक्ट्रॉन मान लिया तो 10 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से गया होगा 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया होगा। लेकिन देखिए यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन की यहाँ जगह कम है, दूसरे वाले पे यहाँ जगह ज्यादा है। यहाँ जगह कम है ना तो ये अपनी स्पीड को बढ़ा देते हैं, यानी यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाए, यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम है। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा बेटा आप लिखते हो ना इसको I/NeA, आप इसको ऐसे सोच सकते हैं। तो ये एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जहां पे क्रॉस सेक्शन कम होगा वहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बोलेंगे बेटा, तो देखिए 2 वाले पे एरिया कम है और पहले वाले पे एरिया ज्यादा है, तो पहले वाले जगह पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगा, दूसरे वाले जगह का ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगा। रीजन, रीजन ये बोलेंगे कि एरिया A1 ज्यादा है A2 से। तो ऐसे याद रखिएगा कि जो एरिया का इम्पैक्ट होता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे होता है, करंट पे नहीं होता। जहाँ एरिया कम होगा वहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगा। अरे जैसे वो समझो ना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ा होगा, पानी में पानी का फ्लो है, सॉरी एक पाइप में मान लीजिए पानी का फ्लो हो रहा है, तो यार कहीं पाइप को अगर क्रॉस सेक्शन तुम अगर छोटा बड़ा कर दोगे तो यार पानी का अमाउंट थोड़ी बढ़ जाएगा, पानी का फ्लो बढ़ जाएगा ना, पानी का फ्लो स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, अमाउंट तो वही रहेगा। तो इसी तरह अगर कहीं तार पतला और चौड़ा है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या थोड़ी बढ़ेगी घटेगी, इसलिए करंट सेम रहेगा बट स्पीड बदल जाता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, नोट रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं बेटा इसमें। अब आता है देखिए करंट डेंसिटी। बेटा इसको डिफाइन किया जाता है कि जैसे मान लीजिए एक वायर है, कहीं पे करंट फ्लो हो रहा, तो बेटा इसमें कुछ मान लो कि करंट चल रहा, मान लीजिए इसमें करंट I फ्लो हो रहा और इसका मान लीजिए क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ A है। तो
ये एरिया ए में बेटा करंट आई चल रहा है, तो यूनिट एरिया में कितना करंट चलेगा, यानी पर यूनिट एरिया में, इसी को बेटा बोल देते हैं करंट डेंसिटी। ठीक है, तो इसको ऐसे फॉर्मूला बना दिया जाता है, इसको याद रखिएगा। हाँ, यहाँ से इंपॉर्टेंट ये है बेटा कि इसको जब लिखोगे ना दूसरे फॉर्म में, तो ये फॉर्मूला है, जैसे अब यहाँ से करंट के टर्म में लिख दिया गया, तो कई बार करंट डेंसिटी देके हमसे करंट पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ये जे करंट डेंसिटी है, ये एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर बेटा कैसा होता है, जैसे मान लीजिए ये प्लेन है, तो एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। जैसे अपना ये एरिया वेक्टर ऐसा है, तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, एरिया के प्लेन के परपेंडिकुलर। एरिया का जो सरफेस होता है उसके परपेंडिकुलर में एरिया वेक्टर होता है। मतलब केवल करंट डेंसिटी का फॉर्मूला नहीं याद रखना है, करंट डेंसिटी से कई बार करंट पूछ देता है, तो ये याद रखिएगा, दो शब्द है, करंट डेंसिटी और करंट। वेक्टर क्वांटिटी होता है, जिधर करंट फ्लो करता है, यानी जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उधर करंट होता है, और उधर ही क्या मानते हैं, करंट डेंसिटी को भी मानते हैं। अगर बेटा करंट डेंसिटी मान लो वेरिएबल हो, देखो यार इस फॉर्मूले में सीधे सीधे वन वन शॉट में आंसर आ जाएगा। जैसे आप वर्क डन निकालते हो ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, अगर फोर्स यूनिफॉर्म है तो एफ डॉट डी ले लेते हो, लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन करते हो। उसी तरह की बात यहाँ पे भी है। मान लीजिए अगर करंट डेंसिटी बेटा अगर वेरिएबल हो गया, तो आपको करंट निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये छोटे एलिमेंट पे खेल खेलते हैं ना, तो ये छोटा सा एरिया लेंगे, उसमें छोटा सा करंट निकाल के फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। न्यूमेरिकल से अभी और भी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। अब एक नया शब्द कंडक्टिविटी। देखिए कंडक्टिविटी एक शब्द है जो ये बताता है कि कौन सा कंडक्टर कितना इजीली करंट को कंडक्ट करता है, कितना अच्छे से करंट को चलाता है। जैसे यहाँ सब कंडक्टर में करंट अच्छा नहीं चलता है, जैसे सिल्वर में बहुत अच्छा चलता है, एल्युमिनियम में कम चलता है, तो कुछ पैरामीटर होना चाहिए ना दिखाने के लिए, बताने के लिए। तो एक टर्म है कंडक्टिविटी, जो ये शो करता है कि कौन सा मटेरियल कितना अच्छा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ठीक है, ये तो कहने की बात है बेटा, हमें न्यूमेरिकल डेटा भी चाहिए। तो देखिए अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा बड़ा करंट डेंसिटी का, उसको आप लिख सकते हैं करंट बाय एरिया, और करंट को क्या लिखते हो बेटा, एन ई ए वी डी। अभी तो पढ़ा ये सब फॉर्मूला, ये से ये कट गया। ठीक है, तो बेटा यहाँ से आप जे को लिखोगे एन ई वी डी। अब वी डी को क्या लिख सकते हो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में याद करिए, वी डी लास्ट क्लास में पढ़ा था, ई टो बाई एम इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ से जे को अगर आप लिखो तो लिख सकते हो इसको एन स्क्वायर टू बाई एम, और ई बेटा एक गिवन कंडक्टर के लिए ना, देखिए सारे पैरामीटर कांस्टेंट, तो इस कांस्टेंट को नया नाम दे देते हैं सिग्मा। ये जो आप देख रहे हैं ना बेटा, इसको सिग्मा बोल देते हैं, और यही इक्वेशन एक छोटे फॉर्मेट में टूट जाता है। तो ये जो फॉर्मेट बना बेटा ना, ये कंडक्टर के लिए कांस्टेंट होता है, क्योंकि यार कंडक्टर देखो ई कांस्टेंट होता है, कंडक्टर में टाउ डिफाइन होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है स्मॉल एम, और ये एन नंबर डेंसिटी होती है। तो ये फॉर्मूला बन गया बेटा। इसमें वेक्टर जे क्या है, करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर है, और जे को बोलते, सॉरी सिग्मा को बोलते हैं कंडक्टिविटी। सिग्मा को क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। इसमें देखिए इसको कई सारे नाम है बेटा। इस इक्वेशन को बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। एक आपने V बराबर आई आर भी पढ़े होंगे, वो अभी आगे आएगा। या इसी को बेटा बोल देते हो ना वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। जो आपने V बराबर आई आर पढ़ा है ना बेटा, वो भी ओम्स लॉ होता है, लेकिन उसको स्केलर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो कंडक्टिविटी याद रखना है। अच्छा आगे बढ़ते हैं बेटा। एक और शब्द होता है रजिस्टिविटी, जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देखिए सिंपल है बेटा, ये जो रजिस्टिविटी होता है कंडक्टिविटी का उल्टा होता है। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, m बाई एन स्क्वायर टू हो जाएगा। ठीक है देखिए इसका जो एसआई यूनिट होता है रजिस्टिविटी का बेटा, इसको बोलते हैं ओम मीटर। ये ओम का सिंबल होता है, ये मीटर m है। अब दो तरह के कांस्टेंट पढ़ा है, एक था सिग्मा जिसको कंडक्टिविटी बोल रहे हैं, और एक है रजिस्टिविटी जिसको रो बोल रहे हैं। बेटा याद रखिएगा ये दोनों के दोनों मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। सॉरी क्या मतलब है, सिग्मा और रो ये शेप साइज पे कंडक्टर पे डिपेंड नहीं करते हैं, ये केवल और केवल मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करते हैं। बेटा यही तो है, इसमें कहाँ लेंथ वगैरह एरिया वगैरह आ रहा है, सिर्फ कंडक्टर के नेचर पे ही तो आ रहा है ये। तो याद रखिएगा एक कंडक्टर के नेचर पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और देखिए लास्ट लाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद रखना पड़ेगा आपको।
देखिए इसमें क्या लिखा है कि बेटा अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, तो देखिए टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, याद करिए लास्ट क्लास। टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन भागते हैं कि तेज भागते हैं, तेज भागते हैं, तो उनको रिलैक्स होने का समय कम मिलेगा, कोलिजन जल्दी जल्दी होगा। रिलैक्स होने का समय कम मिला, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, टो कम हो जाएगा, तो टो कम होने से बेटा कंडक्टिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टिविटी घटेगी। सॉरी, इसमें देख लेना एक बार क्या लिखा है ये। हाँ, सही लिखा है ना ये। बेटा कंडक्टिविटी का भी हमने डिफाइन किया था ना कि एन ई स्क्वायर टू बाई एम। तो बेटा टेम्परेचर बढ़ाने से टो डाउन होगा, तो ये भी तो डाउन होगा कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी डाउन होगा तो रेजिस्टिविटी अप होगा, मतलब ज्यादा होगा। याद रखिएगा ये, एक कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी डाउन होती है, रेजिस्टिविटी बढ़ती है, कम से कम 4-5 बार एग्जाम में पूछा होगा ये, तो इसको याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा एक सवाल है, ये ऑप्शन नहीं दिया है, चार ऑप्शन नहीं है, चार क्वेश्चन छोटे छोटे लगाइए। इसमें देखिए वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का दे रखा है एक वायर। अब इसमें कह रहा है कि करंट, बेटा अगर करंट है ना, तो मैं अभी आपको पहले ही बता चुका, इसको पोजीशन 1 बनाइए, इसको पोजीशन 2 बनाइए। करंट के बारे में क्या है, करंट तो भैया दोनों जगह बराबर होगा, ये तो क्लियर है, क्योंकि ये एरिया और ये पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरा देखो वीडी, अब बेटा वीडी क्या होता है, इसको लिखोगे आई बाई एन ई ए, तो ये एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जहां एरिया कम हुआ वीडी ज्यादा होगा, एरिया ए वन कम है तो वीडी वन ज्यादा होगा, वीडी टू वीडी टू। एरिया वन कम है ना, तो यहाँ का ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगा, जहां एरिया कम वहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा। तीसरा है जे, अब बेटा अभी आपने जे को डिफाइन किया था आई बाई ए, आई तो कांस्टेंट होता है, तो ये भी एरिया की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जहां एरिया कम होगा वहां जे ज्यादा होगा, इसलिए जे वन ज्यादा होगा जे टू से। चौथा, बेटा जे को अभी हमने लिखा था सिग्मा इंटू ई, तो सिग्मा तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो यहाँ बोल सकते हो जे ई के प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जहां जे ज्यादा होगा वहां ई भी ज्यादा होगा, इसीलिए 1 पे जे ज्यादा है तो ई वन ज्यादा हो जाएगा ई टू से। इसमें से एक एक चीज हमसे हमारे हमारे सब एग्जाम में पूछ दिया जाता है, ठीक है। चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक लॉ है बेटा, ओम्स लॉ। ठीक है, हमने कंडक्टर में करंट को सेट कर दिया है, और अपने आप तो सेट नहीं हुआ था, बैटरी लगाना पड़ा था, तो उसमें भी एक रिलेशन चाहिए ना, कितना बैटरी सेट किया तो कितना करंट बना है। तो जैसे मान लीजिए एक कंडक्टर है, जैसे बैटरी लगा के हमने मान लीजिए करंट आई चला दिया, बैटरी का वोल्टेज भी है, तो साइंटिस्ट ने ओम्स लॉ देखा था कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, बेटा कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक कंडक्टर का जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस होता है और करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे बेटा तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, उस कांस्टेंट का नाम देते हैं आर। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं V बराबर आई आर। इसको बोलते हैं बेटा स्केलर फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। इसमें जो आप आर देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। बेटा ये स्केलर होता है, हाँ, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो ओम होता है, और इसका सिंबल इस तरह से देते हैं, ठीक है। अब इस ओम सलाह में कुछ इंपॉर्टेंट बात दे बेटा, जैसे ग्राफ और आपको लेके, अगर आपको याद हो कि अगर y बराबर अगर एम एक्स की बात करें बेटा ना, तो एक स्ट्रेट लाइन होता है, इधर y होता है इधर x होता है, और ये थीटा होता है जिसमें आप इस m को स्लोप बोलते हैं, और ये टेन थीटा के बराबर होता है जिसको पढ़ा जाता है स्लोप। कई बार ग्राफ को लेके भी सवाल है, इसमें कंपेयर करिए, देखिए ग्राफ क्या है बेटा, अगर ये y एक्सिस में है, ये अगर x एक्सिस में है, तो ये m का काम करेगा स्लोप। तो बेटा यहाँ से देखिए अगर v अगर y एक्सिस में है और अगर i x एक्सिस में, तो ध्यान रखिएगा कि जो थीटा है, तो यहाँ से स्लोप लिखोगे बेटा वो हो जाएगा टेन थीटा, और ये किसके बराबर आएगा, आर यानी रेजिस्टेंस के बराबर होगा। कई बार ग्राफ उल्टा दे देता है, अच्छे से पढ़ लेना फिर ग्राफ, देखो इधर आई है, y एक्सिस में है ये,
वी एक्स एक्सिस में। तो बेटा इस बार अगर स्लोप निकालोगे ना तो रेजिस्टेंस ना आके 1/रेजिस्टेंस आता है। ध्यान रखिएगा, विशेष ध्यान रखिएगा, उल्टा हो जाएगा ना, क्योंकि इस बार आई को हमने वाई एक्सिस में रख दिया है पहले, जो कि एक्स एक्सिस में होता है। वो अच्छे से ग्राफ पढ़ लेना कि वॉल्यूम वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस किधर है, करंट किधर है। अगर करंट एक्स में है, वोल्टेज वाई में है, तो स्लोप सीधे सीधे आर दे देगा रेजिस्टेंस, और अगर उल्टा है तो उल्टा देगा, मतलब 1/r देगा स्लोप। ठीक है। और बेटा ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, जो स्ट्रेट लाइन होता है ना, इसको बोलते हैं ओहमिक कंडक्टर। जिस कंडक्टर के लिए ग्राफ होता है ना, उसको ओहमिक कंडक्टर। अभी आप आगे पढ़ेंगे कि ये जो ग्राफ होता है बेटा ना, ये कुछ इस तरह का होता है। बहुत सारे और भी कंडक्टर्स होते हैं, मतलब लीनियर नहीं होते हैं सब ग्राफ। तो वो सब जो होते हैं बेटा, वो सब कहलाते हैं नॉन ओहमिक कंडक्टर। आप सेमी कंडक्टर में पढ़ेंगे ये सब, इसको बोलते हैं नॉन ओहमिक कंडक्टर। चलिए, इस पे एक दो सवाल से आपको आइडिया बताते हैं। देखिए, एक कंडक्टर है बेटा, कंडक्टर एक है, और दो डिफरेंट टेम्परेचर है, उसके ग्राफ दे रखा है, आई और बी। अभी क्लियर बताया था मैंने ना बेटा, आई देखो वाई एक्सिस में है और ये एक्स एक्सिस में है, तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि इसका जो स्लोप होगा वो 1/r देगा। ठीक है, यानी टेन थीटा। बेटा इसका ग्राफ का एंगल मान लो कुछ थीटा 1 है, इसका मान लो थीटा 2 है। ऑब्वियसली यार, जिसका थीटा ज्यादा होगा स्लोप ज्यादा होगा। देखिए आप बोलेंगे जो स्लोप है ग्राफ 2 का, इसको नाम दे देते हैं पहला ग्राफ, इसको दूसरा ग्राफ। 2 का स्लोप ज्यादा है पहले से। बेटा इसका मतलब क्या है, 1/r यानी 2 वाले के करस्पॉन्डिंग। बेटा इस पे मान लो रेजिस्टेंस R2 है, इस पे मान लो कि R1 है, तो 1/r2 ज्यादा होगा 1/r1 से। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पॉजिटिव है तो R1 ग्रेटर देन R2, ये आएगा आंसर। अच्छा, रेजिस्टेंस ज्यादा है, और अभी तो सीखा पीछे ना कि कंडक्टर का जो टेम्परेचर होता है, बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो बेटा अगर R1 देखो, ये T1 का है, ये एट T1 टेम्परेचर है, और ये एट T2 है, तो ऑब्वियसली यार कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है, तो बोल सकते हैं कि T1 ग्रेटर देन T2। ठीक है। चलिए, अब आता है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ओके, जैसा कि बेटा हम लोग इस पूरे चैप्टर में बातें कर रहे हैं कंडक्टर की, तो कंडक्टर में देखिए जब करंट चलता है तो इलेक्ट्रॉन चलता है। तो ऐसा नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन को आपने खाली जगह दे दिया दौड़ने के लिए, नहीं। इलेक्ट्रॉन को बेटा चलना पड़ता है, तो लैटिस से गुजरना पड़ता है, मटेरियल से गुजरना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन स्ट्रगल कर करके गुजरता है। मतलब ये जो कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रॉन के चलने को एक तरह से अपोज करता है, मतलब हिंड्रेंस पैदा करता है। तो इलेक्ट्रॉन के चलने में जो अपोजिशन ऑफर किया जा रहा है कंडक्टर की तरफ, उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये तो डेफिनेशन की बात हो गई, हमें न्यूमेरिकल करना है। तो देखिए इसको क्या बोलेंगे, जैसे अभी आपने मान लीजिए बैटरी लगाया बेटा, ये मान लो कि कुछ एल लेंथ का कंडक्टर है, क्रॉस सेक्शन एरिया मान लीजिए कुछ ए है, और करंट सेट करने के लिए बेटा ये तो आपने पढ़ा ही है फॉर्मूला NE/AVD। अब VD को क्या लिख सकते हो, VD को लिख सकते हो बेटा, कई सारे फॉर्मूले थे, E/2/m E, और V में क्या लिख सकते हो, V/L। अगर आप ध्यान दो बेटा इसको, यहाँ से V/L को क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे V/I। V/I ये हो जाएगा M/N² L/A। बेटा अभी आपने इसको नाम दिया था एक रजिस्टिविटी। और V/I क्या होता है बेटा, ओम्स लॉ से V बराबर IR होता है ना। बेटा यहाँ से V/I को क्या लिखोगे, रेजिस्टेंस। देखिए ये हो जाएगा आपको R, और इसको आपने रजिस्टिविटी बोला था, तो ρL/A। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है। बेटा ये फॉर्मूला मैंने नीचे लिखा ही है, इसको हटा देते हैं। चलिए। बेटा थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। रेजिस्टेंस के बारे में बात हुई तो रेजिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, SI यूनिट ओम होता है, अभी पीछे बता भी दिया था मैंने। देखिए इसमें सारा पैरामीटर ध्यान दीजिएगा। बेटा रो रजिस्टिविटी है जो मटेरियल के नेचर पे, ये एल जो देख रहा है ना, ये लेंथ है कि कितना लेंथ में इलेक्ट्रॉन चल रहा।
इस एल का पूरा नाम होता है ना बेटा, इस एल को बोलते हैं टर्मिनल लेंथ बोलते हैं। कंडक्टर की लेंथ ही है, लेकिन टर्मिनल बोल देने से ना थोड़ा सा इसका मीनिंग और अच्छा, मतलब जिसके बीच में आपने बैटरी जोड़ा है, ये टर्मिनल लेंथ की बात है, ठीक है। और ए एरिया ना होके क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। अच्छा, एक और शब्द होता है कंडक्टेंस। याद करिए, एक था बेटा कंडक्टिविटी, दूसरा था रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी कंडक्टिविटी का उल्टा था, या ये बोल दीजिए कि कंडक्टिविटी रजिस्टिविटी का उल्टा था। उसी तरह रेजिस्टेंस है, कंडक्टेंस है। तो जो कंडक्टेंस होता है ये रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। बेटा इसको सिंपल लिख दो 1/r, ठीक है। तो बेटा इसका यूनिट रेजिस्टेंस का तो ओम होता है, तो इसको उल्टा करोगे तो क्या होगा, ओम इनवर्स। इसको ऐसे लिखोगे, इसी को महो भी लिखा, इसको साइमन भी पढ़ा जाता है। बहुत सारा यूनिट है, दिमाग में रखिएगा। अब जो लास्ट लाइन है यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर। देखो बेटा, एक टेम्परेचर बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन तेज भागेंगे, टो डाउन होगा, कंडक्टिविटी कम होगी, रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस कम होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं बेटा, जो फॉर्मूला भी आपने पढ़ा ना डिपेंडेंसी, इसमें देखिए एक हेडिंग बनाया डिपेंडेंसी ऑफ कंडक्टर रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ा बेटा, अगर सीधे सीधे इसको याद रखोगे तो फंस जाओगे। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि कितने अच्छे अच्छे सवाल इस पे बनते हैं। देखिए इसको लिखने का बहुत सारा तरीका होता है बेटा। इसी को आप लिख सकते हो, अगर ऊपर नीचे लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो लेंथ 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 का स्क्वायर, एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। इसी को कोई ऐसे लिखेगा, ऊपर नीचे अगर एरिया से मल्टीप्लाई करेगा तो एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होगा, और इधर हो जाएगा एरिया का स्क्वायर। और बेटा एरिया को आप क्या लिख सकते हो, एरिया को आप लिख सकते हो रेडियस के टर्म में, पाई रेडियस का स्क्वायर का होल स्क्वायर। रेडियस को चाहो तो डायमीटर में भी लिख सकते हो, बाई 2। कहने का मतलब है फॉर्मूला एक ही है, लिखने के तरीके बहुत हैं। देखिए एक तरीका ये है, एक दूसरा तरीका ये है। एक ही चीज को बोलने के बहुत सारे तरीका होता है, उसी तरह मैं बोल रहा हूँ ना, एक ही चीज को लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। इस तरीके पे बहुत ज्यादा सवाल बनता है। अभी आप देखिएगा, अगर नहीं थोड़ा ध्यान देंगे तो बहुत तेज गलती होगी। अब जैसे बेटा मैं सिंपल पूछूं कि लेंथ को डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस कितना होगा, तो यार मान लो कि कुछ करके लेंथ डबल किया गया होगा, तो कोई अगर केवल ये वाला फॉर्मूला लगाएगा तो वो तो डायरेक्टली बोल देगा कि लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और कोई ये लगाएगा तो बोलेगा कि वो तो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और कोई ये लगाएगा तो बोलेगा इसमें तो लेंथ है ही नहीं। तो फिर से बात वही आ गई, जैसे आप VD का दो फॉर्मूला पढ़े थे, लॉजिकल डिसीजन लेना पड़ रहा था, उसी तरह रेजिस्टेंस केस में भी आपको लॉजिकल डिसीजन लेना पड़ेगा। जब भी आपसे आर पूछेगा कुछ ना कुछ आपको क्लू दे दिया जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के बताता हूँ, हम जानना चाहते हैं मेरा लेंथ पे डिपेंड करते करेगा। लेंथ को पूरा नाम था टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट का मतलब जिसके बीच में बैटरी जुड़ा होगा, जिसके बीच में बैटरी जुड़ा होगा। तो ध्यान देना, मान लो बेटा कंडक्टर है, अगर तुमने बैटरी यहाँ और यहाँ के बीच में जोड़ा तो ये लेंथ का काम करेगा। तुमने बैटरी ये यहाँ पे जोड़ा है ना, तो फिर ये लेंथ का काम करेगा, इसीलिए बोल रहे हैं। और लेंथ का काम ये करेगा, फिर समझ जाना, अगर लेंथ बार बार अलग अलग आ रहा है तो रेजिस्टेंस भी अलग अलग आएगा। एक कंडक्टर के रेजिस्टेंस की बहुत सारी वैल्यू होती है, रेजिस्टिविटी तो मटेरियल है उसकी तो एक ही वैल्यू होगी। तो लेंथ कहना गलत है, उसको बोलेंगे टर्मिनल लेंथ, मतलब जिसके बीच में हमसे पूछा जाएगा या जिसके बीच में बैटरी जुड़ी होगी, ठीक है। चलिए, तो एक बात तो हो गया लेंथ बिटवीन टर्मिनल। अब जैसे मान लो कि सवाल क्या बनेगा, बोलेगा कि लेंथ डबल कर दिया, आधा कर दिया एट एरिया कांस्टेंट। बेटा अगर एरिया कांस्टेंट में मान लो एक काम किया ना, देखो तो लेंथ और एरिया में काम करना है तो फिर ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। एरिया कांस्टेंट पे बोलोगे कि लेंथ के प्रोपोर्शनल। मान लो बोले कि लेंथ में हमने कुछ चेंज किया, जैसे डबल या हाफ किया, एट वॉल्यूम कांस्टेंट, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो और लेंथ हो। देखो इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है तो फिर सीधे सीधे आर, एल नहीं होगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोल दूं कि एरिया पे रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करेगा, एरिया भी कई जगह आ रहा, मैं आपको क्लू दे दूंगा, जैसे एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मान लीजिए कांस्टेंट वॉल्यूम पे मैंने एरिया में चेंज किया तो इशारा मिल चुका है, कौन सा फॉर्मूला, वो फॉर्मूला जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो। तो वॉल्यूम कांस्टेंट किस में है बेटा, ये है रो वॉल्यूम बाई ए स्क्वायर। तो फिर आप ये बोलेंगे, ये एरिया पे डिपेंड ऐसे बोलेंगे। अगर यही बोल दे कि एट कांस्टेंट लेंथ, तब कौन सा लगाओगे,
तब आर बराबर ऐसा चूज करो जिसमें एरिया भी हो लेंथ भी हो, तो यही है सिंपल वाला। जब ये भी कांस्टेंट है, रो तो ऑलरेडी कांस्टेंट, तो डायरेक्टली हो जाएगा। सॉरी, लेंथ कांस्टेंट करना है ना, ओके। देखिए बेटा, ये ए है, अगर लेंथ कांस्टेंट तो इस बार एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो देखिए, कभी लेंथ है, कभी लेंथ का स्क्वायर है, कभी एरिया स्क्वायर है, कभी ए है, तो वो हम नहीं बताएंगे बेटा, वो सवाल बताएगा कि आपको क्या करना है। जो भी इफ बट आ रहा है ना सवाल से, भी सारी चीजें दूर हो जाएंगी। ठीक है, बस याद ये रखिएगा कि फॉर्मूला ऐसे मुंह उठा के कुछ भी नहीं लगा देना है, सोच समझ के लगाना है कि क्या कांस्टेंट दिया है तो क्या करना है। चलिए बात करते हैं इसमें एग्जाम्पल से। अब बेटा एक कंडक्टर है, कह रहे बताइए कि रजिस्टिविटी रो दे रखा है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रजिस्टिविटी बोलते हैं, रेजिस्टेंस पूछ रहा है ए बी। बेटा जैसे ए बी पूछ रहा है ना, तो देखो मैंने पूछा था अभी कि एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस की कितनी वैल्यू होती है, तो आंसर है कि बहुत सारी वैल्यू, तो डिपेंड करेगा टर्मिनल लेंथ क्या है। ठीक है, तो रो, बेटा जो लेंथ लोगे ना, ध्यान रखना वो लेंथ लेना होगा ए बी के अक्रॉस, और जो एरिया होगा ये परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन होता है। तो रो ए बी मतलब देखो ये टर्मिनल है, ये ए है, बेटा ये नीचे वाला बी है। ए से बी में देखो गैप कितना है, ये सी है बेटा, तो इसका लेंथ का काम सी करेगा, टर्मिनल ये हो जाएगा। तो इसके परपेंडिकुलर में एरिया, तो बेटा परपेंडिकुलर में ये होगा, तो ये ए इंटू बी होगा। ठीक है, उसी तरह बताओगे सी डी कितना होगा, सी से डी के बीच का डेल देखो, देखो सी है ये डी है, तो बेटा इस बार बी हो जाएगा। मतलब जो टर्मिनल है उसके बीच का लेंथ लेते हैं बी, और एरिया फिर कौन सा हो जाएगा इसके लिए, ये वाला हो जाएगा एरिया, ए इंटू, इसको क्या लिखेंगे, ये बी हो जाएगा, ए इंटू सी है। ठीक है, उसी तरह बेटा लिखोगे ई एफ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ई एफ में मैं अलग से कलर से लिखाता हूँ। देखो बेटा ई एफ में ना ये टर्मिनल है, ये वाला टर्मिनल है, रो तो मटेरियल नेचर है, वो तो हमेशा सेम ही रहेगा। तो ये हो जाएगा ए, और एरिया कौन सा होगा इसके परपेंडिकुलर में, ये होगा। बेटा ये आपका बी डायमेंशन है और ये आपका सी है, तो बी इंटू सी। तो समझ में आया, एक ही कंडक्टर का रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत सारा हो सकता है। सारा मामला किसका है, सारा खेल तमाशा किसका है, लेंथ का कि टर्मिनल लेंथ का, टर्मिनल लेंथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा इसमें देखो बस कंपेयर करना है कि किसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इसीलिए देखो बैटरी बनाने का मतलब बेटा ये टर्मिनल हो गया, इस बार देखिए ये टर्मिनल लेंथ होगा, इस बार ये ब्लॉक वही है, इस बार एरिया तुम्हारा कौन सा होगा, ये क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, इसमें ये क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। इस बार एरिया भी दोनों में चेंज हो रहा है, लेंथ भी दोनों में चेंज हो रहा है। लेकिन जब आर जाओगे ना बेटा, जब ये फॉर्मूला लगाओगे तो तुम फंस जाओगे। एल एल भी सोचना पड़ेगा, इस बार एरिया भी सोच, दो दो वेरिएबल को डील करना थोड़ा सा मुश्किल हो। लेकिन अगर ये बताइए दोनों सेम मटेरियल है, सेम कंडक्टर है, सेम मटेरियल, अगर सेम कंडक्टर तो रो तो सेम ही है, बेटा रो और वॉल्यूम ये दोनों सेम हो जाए, तो इशारा मिल चुका, पता है कौन सा लगा लो, जिसमें वॉल्यूम का टर्म आता है, तो वॉल्यूम का टर्म में आता है रो एल स्क्वायर बाई वॉल्यूम, तो बेटा रो सेम वॉल्यूम सेम, तो आर एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। तो जिस केस में टर्मिनल लेंथ ज्यादा मिलेगा, उस केस में आंसर भी रेजिस्टेंस का ज्यादा मिलेगा। तो देखिए इसमें टर्मिनल लेंथ ज्यादा है पहले केस में, इसको पहला बना दो, इसको दूसरा, तो बोलोगे कि पहले केस में लेंथ दूसरे से ज्यादा है, इसीलिए पहले केस का रेजिस्टेंस दूसरे से ज्यादा आएगा। ओके, चलिए अब इसको सॉल्व करिए। बेटा वीडियो ना अपने आप में क्या करना ना, तो लोग पॉज करके एक बार पढ़ लेना, ठीक है, पॉज करके फिर अपने आप में सॉल्व करना। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करिए। देखो बेटा सब दो स्क्वायर मेटल प्लेट, स्क्वायर प्लेट का मतलब देखिए सामने की जो साइड होगी ना, देखिए स्क्वायर दिख रहा है, ये दोनों बराबर, इसी तरह ये आपस में बराबर है। सेम मटेरियल का मतलब रो सेम, सेम थिकनेस मतलब देखिए ये थिकनेस है, मान लो थिकनेस को टी मान लो। कंपेयर दिया रेजिस्टेंस, बेटा ये टर्मिनल दे रहा है, तो बेटा टर्मिनल डिसाइड करता है लेंथ, और वो तो सेम होगा, लेंथ कितना है एल, एरिया देखो क्या होगा परपेंडिकुलर, बेटा इस बार ये क्रॉस सेक्शन होगा, देखो जो मैं डार्क कर रहा हूँ, तो कितना होगा, ये भी तो एल हो जाएगा, तो इसको लिखोगे एल इंटू टी, तो एल से एल कटेगा, ये हो जाएगा रो बाई
टी, ये पहले का है। दूसरे केस का देखो, पहला मान लो, दूसरा केस, दूसरे में रो तो सेम रहेगा, मटेरियल सेम है, लेंथ कितना चलेगा 2l और एरिया बेटा क्रॉस सेक्शन लेते हैं, ये क्रॉस सेक्शन होगा, इस बार ये 2l होगा और ये टी होगा, 2l इंटू टी। क्रॉस सेक्शन तो बेटा रेक्टेंगुलर होगा ना, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसमें भी देखिए क्या आ गया। अगर ध्यान से देखो तो दोनों में रेजिस्टेंस बराबर है। देखो यार गलती क्या होती है, बच्चे गलती ये करते हैं उनको ये लगता है कि वो दूसरा वाला बड़ा है तो रेजिस्टेंस बड़ा होगा और तो पहला छोटा छोटा। बेटा देखो, ये मत सोचना कि बड़े रजिस्टर है, बड़े कंडक्टर का रेजिस्टेंस बड़ा होगा या छोटे का छोटा। अगर यार ऐसा होता तो पिछले सवाल में देखो ना, उसमें तो दोनों बराबर थे फिर भी बराबर नहीं आया था। तो कहने का ये मतलब है, बड़ा ऑब्जेक्ट छोटा ऑब्जेक्ट बकवास बात है, सारा खेल तमाशा टर्मिनल का है। ठीक है, टर्मिनल डिसाइड करिए, उससे एरिया डिसाइड करिए, फिर वो एल बाई ए लगाइए, मस्त रहिए, आंसर आ जाए। ठीक है, चलिए इसको पढ़िए। अब ये तार दे देने का मतलब बेटा टर्मिनल बता दिया, तो इसी के अलॉन्ग लेंथ डिसाइड होगा और एरिया। देखिए कई बार क्या होता है, बच्चे गलती क्या कर देते हैं, देखो लेंथ तो पूरा मिलेगा क्योंकि पूरा लेंथ में चलेगा करंट, एरिया कहाँ के लेंगे, देखो बेटा एक खोखला है, हॉलो है, तो जहां पे मटेरियल चलेगा वही तो एरिया लोगे, तो यही है एरिया। तो क्या करेंगे, ये देखिए इसका क्रॉस सेक्शन अगर बनाए ना बेटा, एक ये होगा और ये दूसरा, तो यहीं पे करंट चलेगा तो यही एरिया लेना होगा। तो क्या करो ना, ये R1 रेडियस का है, ये R2 का है, तो बड़े वाले एरिया में से छोटे वाला एरिया घटा तो हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अब आते हैं बेटा एक और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है इसमें। देखिए ये जो आप रो एल बाई ए लिखे हैं, इसको आपने अभी कई तरह से फॉर्मूला लिखा था बेटा, जैसे इसी को लिखा तो रो एल स्क्वायर बाई वॉल्यूम, इसी को लिखा था आपने रो वॉल्यूम बाई एरिया स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हो रो वॉल्यूम बाई पाई रेडियस की पावर 4, रो वॉल्यूम पाई स्क्वायर और डायमीटर की बाई 2 की पावर 4, कुछ भी लिख सकते हैं इस तरह से। तो एक ही चीज को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। अब देखो यार कुछ सवाल स्पेशल टाइप के होते हैं, जैसे मान लो मेरे पास कंडक्टर है, मैं सब फॉर्मूला है फिर भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बच्चे आर्गुमेंट कर बैठा रहे, सब कुछ दिख रहा है, तो क्या डिस्कस कर रहे हो कि लेंथ पे कैसे डिपेंड करेगा एरिया में, कुछ बात है। जैसे मान लीजिए मुझे इसका रेजिस्टेंस निकालना है, कैसे, इसमें कुछ मैं चेंज करूंगा, लेंथ में, एरिया में, रेडियस में, क्रॉस सेक्शन में, कुछ भी चेंज करूंगा। तो इसको बोलने का तरीका जो होगा ना, डायरेक्ट नहीं होगा, कई बार इनडायरेक्ट होगा। जैसे मैं बोलूंगा बेटा इसका जो लेंथ है खींच के मैंने डबल कर दिया, या बोलेगा मैं इसको कंप्रेस करके रेडियस डबल कर दी, तो डबल करना, हाफ करना, लेंथ, एरिया, क्रॉस सेक्शन, कुछ भी, इसको शब्द कुछ नया नया यूज करेगा। तो वो ये नहीं बोलेगा कि लेंथ डबल कर रहे हैं तो किस पे डबल कर रहे हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट, क्योंकि हमें एक से ज्यादा फॉर्मूला है तो लॉजिकल डिसीजन लेने के लिए पता हो तो जिन्हें होना चाहिए ना कि क्या कांस्टेंट है, तो वो डायरेक्ट नहीं बोलेगा, इनडायरेक्ट बोलेगा। डायरेक्ट जैसे इस तरह का इशारा कर देगा, कहेगा एक वायर को बेंड कर दिया, कंप्रेस कर दिया, खींच दिया, मेल्ट कर दिया, मोल्ड कर दिया, मोल्ड मतलब नया नया शेप बनाना। तो देखिए इन सब चीजों में क्या होता है ना बेटा, वायर वही रहता है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, वायर वही तो रो तो सेम ही रहेगा, रो तो सेम ही रहेगा, लेकिन इसमें वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो जाता है। वॉल्यूम कांस्टेंट से मतलब बेटा ये होगा कि इनिशियल वॉल्यूम, बाद का वॉल्यूम, मतलब इनिशियल का एरिया इंटू इनिशियल का लेंथ, ये बराबर होगा फाइनल एरिया इंटू फाइनल लेंथ के बराबर होगा। ये आपको यूज करना पड़ेगा। चलिए इसको सपोर्ट में मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, ये हो गया ना, ठीक, आइए ये वाला सवाल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8, पढ़िए इसको। चलिए बेटा देखो इसमें कह रहा है कि एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस आर है, मान लो कि कुछ ऐसा वायर है जिसका बोल रहा है कि रेजिस्टेंस आर है, कह रहा है फाइंड न्यू रेजिस्टेंस इफ लेंथ बिकम्स एन टाइम्स बाय स्टेज। देखो बेटा इसको आपने खींच के कुछ एल था एन एल कर दिया, देखिए एरिया भी चेंज होगा, दो दो चीजें चेंज हो रही है, दोनों को एक साथ लोगे फंस जाओगे। तो मुद्दा ये है कि बाई स्ट्रेचिंग है ना, तो बेटा ये शब्द सुन के तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए वॉल्यूम कांस्टेंट, मतलब इशारा मिल चुका।
कि वॉल्यूम कांस्टेंट का फॉर्मूला यानी रो एल स्क्वायर बाई वॉल्यूम वाला लाना है। अब इससे क्या पता चल रहा है, रो कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। सीधे सीधे लिख दो फिर। बेटा अगर लेंथ का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो लेंथ अगर n टाइम तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, n स्क्वायर टाइम। जैसे लिखोगे इनिशियल अपॉन फाइनल, इनिशियल लेंथ अपॉन फाइनल लेंथ का स्क्वायर, तो बेटा यहाँ से लिख दोगे कि जो r डैश आएगा यानी बाद वाली वैल्यू, वो शुरू की वैल्यू का n स्क्वायर टाइम आएगा। तो याद रखिए सीधे। सवाल क्या होगा, एक वायर का रेजिस्टेंस r है, खींच कर डबल कर दिया। डबल मतलब n की वैल्यू 2, तो 2 इसका यानी 4 टाइम रेजिस्टेंस होगा। डबल मत बोलना, लेंथ डबल करोगे रेजिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा, ये ध्यान देना। ठीक है। दूसरे में देखिए क्या कह रहा है, इसमें भी देखिए बाई स्ट्रेचिंग है तो वॉल्यूम कांस्टेंट, तो दूसरे में भी वॉल्यूम कांस्टेंट, लेकिन इस बार रेडियस का है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम और रेडियस का क्या फॉर्मूला था, आर बराबर रो, ये कितना बना था वॉल्यूम अपन एरिया का स्क्वायर, एरिया के स्क्वायर को लिखोगे पाई स्क्वायर रेडियस की पावर 4। तो ये रेडियस पे कैसे डिपेंड कर रहा है, पावर 4। इसको क्या लिखोगे, शुरू की वैल्यू अपन बाद की वैल्यू, अरे डैश लिखो चाहे R1 R2 लिखो, क्या मतलब है, यूनिवर्सली है तो यहाँ बाद की रेडियस होगा, नीचे इनिशियल हो जाएगा पावर 4। जो बाद की रेडियस है 1/n हो गया यानी R/n, और ये R पावर 4। बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो R डैश आपको मिल जाएगा n की पावर 4 टाइम R। मेरा सजेशन है इसको सीधे फॉर्मूले की तरह से याद रखें। कैसा सवाल होगा, बोलेगा स्ट्रेच करके, बेटा खींचोगे तो एरिया कम होगा, तो वही बोल रहा है जैसे हाफ हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। हमारे ने बोल दिया कि एक वायर को खींच के रेडियस को हाफ कर दिया, हाफ मतलब 1/2, तो एन की वैल्यू 2, 2 रखोगे कितना होगा 16 टाइम आर हो जाएगा फिर। ठीक है, चलिए अब आपकी बारी है, चलिए काम करिए इसमें सब लोग। कह रहा है मेटल है, लेंथ है, रेडियस आर है, रेजिस्टेंस है, मेल्टेड, देखो इशारा मिल चुका, मेल्ट मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, दूसरा नया मटेरियल बना दिया, दूसरा नया शेप बना दिया। देखिए रेडियस को देख के वॉल्यूम कांस्टेंट, तो बेटा सिंपल फॉर्मूला आर बराबर रो क्या है, वॉल्यूम बाई एरिया स्क्वायर। बेटा रेडियस पे कैसे आता है, रेडियस की पावर 4, तो लगा लो इसी में। सीधे सीधे क्या लिखोगे, आर अपॉन आर डैश, आर डैश मतलब बाद की वैल्यू, तो बाद का रेडियस अपॉन इनिशियल की पावर 4, तो आर अपॉन आर डैश, बाद का रेडियस कितना है 2r, ये r की पावर 4, तो कितना आएगा जी, r डैश हो जाएगा आपका r/16 हो जाएगा। ठीक है, तो डी हो जाएगा। चलिए अभी भी कुछ इसमें बातें, हो गया ये सवाल। चलिए इसमें अभी भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि बेटा ये आपके सामने जो लिखा है, बार बार इसी फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूँ। अब देखिए जो हम लोग बार बार बेटा चेंज कर रहे हैं ना, ये जो चेंज होता है कई बार, देखो चेंज को हम लोग दो प्रकार से पढ़ते हैं फिजिक्स में, एक स्मॉल चेंज और एक ठीक ठाक चेंज। स्मॉल चेंज को हम इसलिए सेपरेटली पढ़ते हैं क्योंकि उसका कैलकुलेशन करने जाएंगे तो बहुत भारी पड़ जाता है। तो हम लोग एक तरीका याद, अप्रोक्सीमेशन याद रखते हैं, जैसे कि एरर वगैरह में पढ़ते हैं, उसका यूज करके हम आंसर कर लेते हैं। तो जब परसेंटेज चेंज दो तरह का हो, जैसे मान लो बेटा एक थ्योरी यहाँ पे होती है, एरर एनालिसिस में पढ़ते हैं फॉर स्मॉल परसेंटेज चेंज। अगर कहीं पे स्मॉल परसेंटेज चेंज है तो ये थ्योरी लगा सकते, स्मॉल का मतलब लेस देन 5% के आसपास के चेंज को स्मॉल चेंज बोलते हैं। जैसे मान लो बेटा y है, x की पावर n है, y की पावर कुछ है, मान लीजिए ऐसा कुछ y की पावर m है। अगर x y में कुछ चेंज करोगे, ये z मान लीजिए, तो बेटा जो z में परसेंटेज चेंज आएगा उसको आप ऐसे लिख देते हैं, जैसे ये ऊपर है तो ये n टाइम सामने कर दीजिए, परसेंटेज चेंज इन x, इसको बोलते हैं परसेंटेज चेंज इन x। और ये कितना है, परसेंटेज चेंज इन z। और बेटा नीचे है ना तो इसको लिखोगे माइनस m परसेंटेज चेंज इन y। उसी तरह यहाँ आपको मेंटेन करना होगा। तो कह रहे बेटा परसेंटेज चेंज इन लेस देन 5%, देन परसेंटेज फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ वायर विल बी। देखिए
अब इसी में मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे बेटा लेंथ की बात करें, मान लो बेटा कि एट, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट की बात करें, ये लिख लिया ना। देखो ये इसी को यूज करेंगे हम लोग चेंज इन लेंथ को लेके। चेंज इन लेंथ, लेकिन कंडीशन है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो बेटा कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, रो एल स्क्वायर बाई वॉल्यूम। तो कांस्टेंट में तो कोई एरर होता ही नहीं, तो इसको वैसे ही हटा दो, प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। अभी लिखना सिखाया था, इसमें परसेंटेज चेंज बराबर 2 बाहर आ जाएगा, देखिए 2 बाहर चला गया है, और ये हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन लेंथ, और ये परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। अब इसी तरह अगला आप बनाइए। हम्म एरिया में चेंज लिखना है, लेकिन ये सारा कार्यक्रम ध्यान रखिएगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। तो बेटा एरिया में लाना है ना, तो देखो एरिया वाला ये फंडा है, ये लगा लो। तो देखो ये नीचे है ना, तो इसलिए देखो यहाँ माइनस साइन आया है, और इसको साइन के साथ रखना है। साइन का मतलब अगर वो परसेंटेज बड़ा होगा तो प्लस साइन का होगा, अगर वो परसेंटेज घटेगा तो माइनस साइन का। तो तीसरा देखिए क्या हो सकता है, अरे रेडियस में पूछ सकते हैं, तो मेरा रेडियस में इसी में क्या लिख देते हो इसको, एरिया कितना हो जाता है पाई स्क्वायर, वो तो कांस्टेंट है आर की पावर 4, तो ये भी नीचे है, इसलिए देखो ये माइनस होगा। और इसको साइन के साथ रखना है, ये रेडियस का परसेंटेज चेंज है। साइन मतलब रेडियस बढ़ेगा तो पॉजिटिव से रखना है, घटेगा तो माइनस से रखना है। ठीक है। अब दूसरा होता है ठीक ठाक चेंज। तो मेरा ठीक ठाक चेंज हो तो फिर आपको बेसिक जाना पड़ेगा, इसको बोलते हैं बेसिक। बेसिक मतलब बेटा ये तो फिजिक्स की बात हो चाहे नॉन फिजिक्स की बात हो, किसी भी क्वांटिटी में परसेंटेज कैसे निकालते हो, उसकी फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल गुणे 100। देख लेना इनिशियल क्या आ रहा है, कैलकुलेट करके फाइनल आर निकाल लेना, फिर आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन इनिशियल गुणे 100 कर लेना। तो करके दिखाते हैं। मतलब ये कहना है कि अगर ठीक ठाक परसेंटेज है, मतलब 5% अगर ज्यादा है, तो अप्रोक्सीमेशन नहीं लगेगा। चलिए, जैसे देखो बेटा कह रहा है कि बाई स्ट्रेचिंग, एक तो इशारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एट वॉल्यूम कांस्टेंट, ये इशारा समझना पड़ेगा भाई। 50% ठीक ठाक चेंज, ग्रेटर देन 5% अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा पाओगे। बेसिक, बेसिक क्या है, शुरू का आर चाहिए, तो मान लो बेटा शुरू का आर रजिस्टेंस आर, और मान लो लेंथ एल है। तो ये बताइए, जब लेंथ 50% से बढ़ाओगे बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम में, तो रेजिस्टेंस कितना होता है कांस्टेंट वॉल्यूम में, एल स्क्वायर, रीजन वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है। तो बेटा अगर लेंथ, अगर मैं बात करूं तो फाइनल लेंथ कितना हो जाएगा, इनिशियल एल मान लो, तो बाद का कितना हो जाएगा 0.5 एल। अरे एल का 5% कितना होगा, मतलब 5/100, सॉरी 50% ना, तो 0.5 एल। तो शुरू में एल था, तो बाद में इतना इंक्रीज कर गया, तो कितना आ जाएगा जी 1.5 एल। और बेटा ये फॉर्मूला होता है, तो लिखेंगे बाद का जो रेजिस्टेंस होगा, परसेंटेज इन रेजिस्टेंस। मेरा बेसिक क्या होता है, फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल ऑन इनिशियल 100। फाइनल मतलब ये डिसाइड करेगा फाइनल लेंथ, तो ये हो जाएगा 1.5 एल का स्क्वायर माइनस, बाकी सब तो प्रोपोर्शनलिटी वाले कट ही जाएंगे, एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर गुणे 100। बेटा ये कितना हो जाएगा 2.25, हटाओगे इसको तो 1.25 गुणे 100, तो ये हो जाएगा बेटा 125%। तो ये बेसिक ही तो है यार, क्या दिक्कत है। 50% लेंथ बढ़ाया, शुरू में एल था, तो 0.5 एल से बढ़ जाएगा, तो बाद का लेंथ 1.5 एल हो जाएगा, तो वही रेजिस्टेंस को डिसाइड करेगा फाइनल वैल्यू को, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। ठीक है। देखो इसमें स्ट्रेचिंग वॉल्यूम कांस्टेंट कितना, 5% ले अप्रोक्सीमेशन लगा। इसमें रेडियस का चक्कर है, रेडियस में क्या आता है फॉर्मूला याद है, रो वॉल्यूम बाई एरिया। एरिया क्या लिखते हो, पाई, पाई स्क्वायर आर की पावर 4, तो ये आर की पावर 4। बेटा यहाँ लिखेंगे डेल्टा आर बाई आर में परसेंटेज नीचे है, तो लिखेंगे माइनस का 4 टाइम डेल्टा आर बाई आर गुणे 100। तो ये परसेंटेज चेंज आर, डिक्रीज मतलब निगेटिव, तो बेटा ये -4, तो -3 लिखोगे तो ये प्लस में आ जाएगा 12%। ठीक है। तो कहने इसको पढ़ोगे क्या, शब्दों में ध्यान देना, ऑप्शन में लिखा रहता है 12% से बढ़ा के घटा, तो प्लस आने का मतलब 12% से इंक्रीज करेगा रजिस्टर। ठीक है। ठीक।
एक लास्ट वेरिएशन बेटा, आज का लास्ट कॉन्सेप्ट है। रेजिस्टेंस जो होता है ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। रीजन, क्योंकि बेटा रजिस्टिविटी है, रजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो ये टेम्परेचर का वेरिएशन था। टो कम, टेम्परेचर बढ़ाओगे टो कम होगा, रजिस्टिविटी बढ़ेगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ये तो बात हो गई बोलने की। अच्छा, एक उल्टा याद रखना बेटा, ये सब सारे कंडक्टर के बारे में हो रही है। कंडक्टर, कंडक्टर के बारे में। सेमी कंडक्टर में उल्टा होता है, याद रखिएगा। फ्यूजन बेटा ना, उसमें क्या होता है, सेमी कंडक्टर में हमारे इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते हैं। कंडक्टर में तो ज्यादा होते हैं तो भीड़ भाड़ होती है, इसमें तो है ही नहीं। पहले तो चार्ज कैरियर होना चाहिए, तब तो बात करेंगे कोलिजन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो टेम्परेचर बढ़ने से चार्ज कैरियर सेमीकंडक्टर के बढ़ते हैं तो इसकी रजिस्टिविटी कम होती है, रजिस्टिविटी इसका रेजिस्टेंस कम होता है। याद रखिएगा, उल्टा बिहेवियर होता है सेमीकंडक्टर का, पूछा एग्जाम में। ये बहुत डिटेल में पढ़ोगे सेमीकंडक्टर। अब आता है बेटा इसमें एक टर्म, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। रीजन क्या है, देखिए ये तो हम लोगों ने बोल दिया कि टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। यार ये भी तो जानना चाहिए ना कि कितना बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ेगा, या बढ़े हुए टेम्परेचर पे मान लो इनिशियल कुछ रेफरेंस टेम्परेचर है, बोला कि ये रेजिस्टेंस है, तो जानना चाहिए ना कि बाद के किसी टेम्परेचर पे कितना रेजिस्टेंस हो गया। तो वही निकालने जा रहे हैं, तो इसके लिए कुछ मैथमेटिकल पैरामीटर देना पड़ेगा। एक शब्द है थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसको साइंटिस्ट लोगों ने बेटा डिफाइन किया है, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, इस तरह से। बेटा इस अल्फा को देखिए, ये डी आर का मतलब है ना बेटा, ये रेजिस्टेंस में चेंज है, और ये टेम्परेचर में चेंज है, और ये इनिशियल रेजिस्टेंस की वैल्यू। अब इस अल्फा के बारे में देखोगे बेटा, अल्फा कई तरह का होता है। अल्फा पॉजिटिव भी हो सकता है, अल्फा निगेटिव भी हो सकता है, अल्फा जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब जानते हैं क्या होगा, अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और घटाएंगे तो घटेगा। जैसा टेम्परेचर में चेंज हो वैसा रेजिस्टेंस में। एग्जाम्पल के लिए कंडक्टर में ऐसा होता है, इसका एग्जाम्पल कंडक्टर हो जाएगा। निगेटिव में उल्टा होता है, मतलब अगर बेटा तो टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, घटाओगे तो बढ़ जाएगा। ये सेमी कंडक्टर में होता है। सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अल्फा जीरो का मतलब ये हो गया कि टेम्परेचर बेटा बढ़ाओगे ना तो रेजिस्टेंस ना तो बढ़ेगा और ना घटेगा, मतलब ये कांस्टेंट रहेगा। कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दो, चाहो तो आग लगा दो उस मटेरियल को, फिर भी उसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। और ये एलॉय होते हैं, कोई पर्टिकुलर नहीं, तो बनाना पड़ता है मिक्स करके, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा अल्फा की वैल्यू। अच्छा, अल्फा का एक और चीज है, जिसका अल्फा ज्यादा होगा ना बेटा उस पर टेम्परेचर का असर ज्यादा होगा। जैसे मान लो मेरे हाथ में दो मटेरियल, और बोले कि इस वाले का अल्फा ज्यादा है, मतलब अगर सेम टेम्परेचर चेंज करोगे तो इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा चेंज मिलेगा। न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, वो तो डिफरेंशियल फॉर्म था बेटा। अभी आपने अल्फा को लिखा था ना, डी आर बाई आर डी टी। इसको मैं थोड़ा ऐसे लिखता हूँ, डी आर बाई आर अल्फा डी टी। बेटा चेंज करते हैं, मान लीजिए इनिशियल किसी रिफरेंट टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस आर वन था, और बाद के किसी टेम्परेचर टी टू पे रेजिस्टेंस आर टू, ये डी टी है। बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आर टू बराबर आर वन, वन प्लस अल्फा टी टू माइनस टी वन, अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ता है, ठीक है। और स्मॉल टेम्परेचर चेंज, ये तो एक रिलेशन बना। लेकिन थोड़ा ध्यान देना इसमें बेटा, ये जो आर टू है ना, ये टेम्परेचर टी टू पर है, आर वन टी वन पर है, और आर टू टी टू टेम्परेचर पर है। इस फॉर्मूले को और रिड्यूस करते हैं। मान लो बेटा इनिशियल टेम्परेचर टी वन को मान लो कि मैं 0 डिग्री से सेट कर दिया, और इस T2 को मैंने मान लिया कुछ स्मॉल टी डिग्री सेल्सियस, और इस वाले के रेजिस्टेंस को मैंने बोल दिया आर जीरो, और T2 वाले को बोल दिया आर। तो यही फॉर्मूला बेटा बन जाएगा आर टी बराबर, इसको आर टी बोल देते हैं, मतलब टी डिग्री सेल्सियस का। ये आर टी कब का है, ये रेजिस्टेंस है एट टी डिग्री सेल्सियस, और ये आर जीरो क्या है, आर एट 0 डिग्री सेल्सियस। अल्फा तो कांस्टेंट है। इसमें देखिए लगाने के लिए क्या ध्यान रखेगा, इसमें कुछ अप्रोक्सीमेशन है। इसमें ये आर जीरो बेटा हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए, या 20 डिग्री सेल्सियस, ये रिफरेंस टेम्परेचर लेते हैं। जनरली आप लोग क्या करिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस का रेजिस्टेंस यहाँ रखिएगा, और किसी और टेम्परेचर का यहाँ रखिएगा। और ध्यान रखिएगा ये जो टी होना चाहिए ना बेटा, ये टेम्परेचर है, मस्ट बी इन डिग्री सेल्सियस।
ठीक है। अल्फा तो कांस्टेंट है और इस अल्फा का एसआई यूनिट होता है बेटा पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन बोल सकते हैं। चलिए इस पे सवाल करते हैं। बेटा आपको बोल रखा है, ये सवाल पढ़िए। फॉर्मूला हो गया, इससे सवाल करते हैं। कह रहे बेटा एक वायर है जिसका 50 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस 5 ओम है और 100 पे इतना है, तो कह रहा आर जीरो और अल्फा। आर जीरो मतलब वही जीरो का पूछा और अल्फा पूछा। देखिए क्या करेंगे, फॉर्मूला सीधे सीधे यही लगाना है। एकमात्र फॉर्मूला याद रखो यार, टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का देते एकमात्र यही फॉर्मूला, ठीक है ना। बस ध्यान रखना कि इसको 2 बार लगाना पड़ता है ज्यादातर। तो ये तो जीरो का होता है, 50 पे कितना दे रखा है, चलो 50 पे लगाते हैं। 50 का रेजिस्टेंस 5 है, इसको लगाओ। आर नॉट कितना है, ये तो जीरो पे पता ही नहीं, निकालना है। अल्फा कितना है, कुछ कांस्टेंट ये भी निकालना है। इसको सीधे सीधे रखेंगे डिग्री सेल्सियस में 50, एक इक्वेशन। चलो 100 पे लगाओ, ये कितना है 6। इनिशियल कितना है, ये तो मानना ही पड़ेगा 1 प्लस अल्फा 100। अब दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल बेटा सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या हमको डिवाइड करो, 5/6 आर नॉट कट जाएगा 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं 50 अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, ये 500 6 300 ये होगा। थोड़ा सा आपको बताया गया अल्फा कितना आएगा, तो बेटा ये हो जाएगा 200 अल्फा बराबर 1, अल्फा बराबर 1/200। ठीक है। अब इसी को ले जाके किसी एक में रख दो तो क्या मिल जाएगा, आर नॉट जैसे इसी में रख दो। पुट अल्फा इन इक्वेशन 1 एंड गेट आर नॉट, किसी एक में रख सकते हैं। ठीक है। चलिए अब इसमें जो ग्राफ, जो हमने इक्वेशन पढ़ा था ना बेटा, अक्सर होता है न्यूमेरिकल के साथ साथ ग्राफ भी हो जाता है। आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, बेटा इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, आर नॉट प्लस, बेटा इसको अगर लिखे तो आर नॉट अल्फा टी प्लस आर, ये लिख सकते हैं। बेटा इसको वाई, इसको एक्स, तो ये हो जाएगा वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। ठीक है। तो देखिए अगर वाई एक्सिस में आप रखते हैं ना रेजिस्टेंस को, और इधर रखते हैं टेम्परेचर को, बेटा इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। रीजन पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, स्लोप पॉजिटिव है, तो ऐसा ही ग्राफ बनेगा। इसमें देखो यार, ये पता चला सीधे सीधे कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ता जाएगा। कम करोगे तो कम होगा। अब देखिए कम करने में मान लो बेटा 0 डिग्री सेल्सियस अगर कम करें, साइंटिस्ट लोगों का काम क्या होता है, हर तरह से वेरिएशन देखना। ठीक है, बढ़ाने से बढ़ता है, घटाने से घटता है। लोगों ने क्या किया, टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस से कम किया, तो देखा कि क्या बिहेवियर था। तो इसी क्रम में बेटा देखा गया रेजिस्टेंस घटते 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 एक पोजीशन बेटा ऐसा आता है जिसपे मतलब एक निगेटिव टेम्परेचर पे, जहां पे रेजिस्टेंस उसके नीचे जाओगे तब भी रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है। बेटा रेजिस्टेंस जीरो हो गया, इसको बोलते हैं, जिस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस जीरो होता है ना, इसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, और ये निगेटिव में होता है डिग्री सेल्सियस में। कहने का ये मतलब है बेटा ना कि ये टीसी एक ऐसी वैल्यू है कि अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर रहोगे तो उसका बिहेवियर कंडक्टर की तरह रहेगा। वही कंडक्टर अगर क्रिटिकल टेम्परेचर या उसके नीचे चला गया तो रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, उसका रेजिस्टेंस नहीं है भैया, मतलब वो करंट के चलने को अपोज ही नहीं कर रहा है, मतलब उसका तो बिहेवियर एकदम आइडियल हो गया। तो उसको क्या बोलना चाहिए यार, कंडक्टर की सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर। ध्यान रखिएगा, इधर के रेंज में ना जब वही मटेरियल, मटेरियल वही है, कंडक्टर वही है, बस अगर उसको, अगर आप क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे डील कर रहे हो तो उसी को बेटा आप बोल देते हैं सुपर कंडक्टर, इस तरह से। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके बाद बच्चों ये कुछ होमवर्क है इसमें, ये पहला है, सब लोग लगा के आंसर मैच, जो नहीं आएगा ना यार उसको पूछ लेना व्हाट्सएप वगैरह पे या इसी में मैसेज कर देना कमेंट बॉक्स में, मैं उसका सोल्यूशन डाल दूंगा। ठीक है। ये दूसरा है, सवाल पॉज करके जरूर सॉल्व करिएगा। ये तीसरा है, इसमें आंसर बेटा दिया हुआ है, ठीक है ना। सवाल
वीडियो पॉज करके लगाइएगा, फिर आंसर देखिएगा। ये चौथा है, आंसर के साथ दिया है। बहुत सारा होमवर्क है। ये पांचवा है, ये अगला होमवर्क है। सातवां है, ये आठवां है, ये नवां है, ये 10वां है। ये बच्चों, आज बहुत बड़ा लेक्चर था, इसको 1 घंटे में हमने पढ़ाया है, ठीक है ना। एक वो क्लासरूम में जब हम लोग पढ़ते हैं ना, वो डेली वाले क्लासरूम में, तो कम से कम 2.5 घंटे में होता है ये। वीडियो में अक्सर लिखवाया तो नहीं। आप पॉज करके आराम आराम से सुनना, ठीक है ना, धीरे धीरे पढ़ना, तो सब हो जाएगा। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। गुड लक।